नमस्कार दोस्तों, आपका सरस्वती ट्यूटोरियल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में राज्य सिविल सर्विस का आपके लिए सिलेबस बताया था उत्तराखंड राज्य के लिए। तो उसी प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस से हम प्रथम प्रश्न पत्र लेते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र में पहला यूनिट हम आपको बताने जा रहे हैं, फर्स्ट यूनिट। तो फर्स्ट यूनिट मित्रों ये है भारत का इतिहास, संस्कृति एवं राष्ट्रीय आंदोलन। तो भारत का इतिहास, संस्कृति और राष्ट्रीय आंदोलन यूनिट में सबसे पहले हम लेते हैं भारत का इतिहास। भारतीय इतिहास में देखिए मित्रों कि भारत का इतिहास की शुरुआत जो होती है, हम मानते हैं इसको अपने परीक्षा की दृष्टि से जो हमारा महत्वपूर्ण भी है वह है सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता को आप ले रहे हैं यहाँ पे। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता के नाम से सिंधु घाटी सभ्यता को क्यों जाना जाता है? क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा शहर की खोज हुई थी और वो दयाराम साहनी जी ने की थी 1921 में। तो सबसे पहले हड़प्पा शहर की खोज हुई थी, तो इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और जो हड़प्पा शहर है रावी नदी के बाईं ओर है। ठीक है मित्रों, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि हड़प्पा शहर रावी नदी के किस ओर है? तो रावी नदी के बाईं ओर है। मोहनजोदाड़ो शहर जिसकी खोज रखालदास बनर्जी ने की थी और वो की थी 1922 में। और जो मोहनजोदाड़ो शहर है वह सिंधु नदी के दाईं ओर स्थित है। दूसरा जो शहर महत्वपूर्ण शहर है सिंधु घाटी सभ्यता का वह है कालीबंगन। कालीबंगन राजस्थान में है। इसको राजस्थान में इसकी खोज हुई थी और ये घग्गर नदी के किनारे था। मित्रों, जितनी भी सभ्यताएं थी वह नदी घाटियों के ही पास हुई, यानी नदी के किनारे ही उन सभ्यताओं की वो सभ्यताएं बसी, क्योंकि पानी है उसकी आवश्यकता मानव जाति को सबसे पहली जो आवश्यकता है हमारी है वो पानी है। तो पानी के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जहां पे पानी मिलता था वहां पे जो थी सभ्यताएं जो है वहीं बस गई। अभी भी अगर हम बात करें तो सभ्यता की, तो हमारी जो सभ्यता है वह गंगा नदी के किनारे ही हम लोग बसे हुए हैं। तो गंगा नदी, क्योंकि जो गंगा रिवर है वह पानी का बहुत बड़ा स्रोत है। अब ये देखिए कि कालीबंगन से हमको क्या मिलता है। कालीबंगन से जो खोज हुई थी कालीबंगन की, तो वहां पे अग्निकुंड मिले। ठीक है। और घग्गर नदी के बारे में बताते हैं। तो घग्गर नदी, आप तो घग्गर नदी है नहीं, घग्गर नदी अब सूख चुकी है। अब आता है जो दूसरा शहर है वह है लोथल। लोथल शहर देखिए, लोथल शहर कहां पे है? लोथल शहर वह है खंबात की खाड़ी के सिरे पर। ये ध्यान देना है कि लोथल शहर कहां पे है, यानी खंबात की खाड़ी के सिरे पर लोथल शहर है। और यहाँ पे देखिए, अब लोथल से हमें क्या महत्वपूर्ण चीज प्राप्त हुई है वो है यहाँ का जो है लोथल प्रसिद्ध किसके लिए है, किसके लिए था? हम अगर कहेंगे तो वह जो है वहां पे डॉकयार्ड था। डॉकयार्ड का मतलब क्या था? वहां पे जो है जहाजों की मरम्मत होती थी और वहां से जो है आपके जहाज जो है एक प्रकार का वो बंदरगाह था। ठीक है। और लोथल से ही हमको क्या अग्निकुंड भी मिले। ठीक है। अगला शहर जो आता है वो आता है सुरकोतदा। सुरकोतदा व धौलावीरा। पहला शहर यहाँ पे हमने एक साथ इसको बता दिया है कि सुरकोतदा व धौलावीरा। धौलावीरा जो था, दोनों शहर जो थे कच्छ के रण के पास। ठीक है। यानी जो सुरकोतदा शहर है वो कच्छ जिले में और जो धौलावीरा था वो कच्छ के रण के निकट था। अगला आता है बनवाली। बनवाली भी मुख्य शहर है सिंधु घाटी सभ्यता का। तो बनवाली जो शहर था ये हरियाणा में था। और मुख्य बात ध्यान दीजिएगा कि यह विलुप्त सरस्वती नदी के किनारे था। बनवाली शहर मित्रों कहां पे था? यह विलुप्त सरस्वती नदी के किनारे यानी हरियाणा में था। यहाँ पे ध्यान देना है कि कौन सा शहर कहां पे था। और मैंने यहाँ पे जो है आपके लिए महत्वपूर्ण जो शहर हैं वो मैंने यहाँ पे आपके लिए कवर कर दिए हैं। अब आता है सिंधु घाटी सभ्यता के सामान्य लक्षण, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के सामान्य लक्षण क्या थे। ठीक है। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लिए फेमस था वो लेंगे हम सबसे पहले ग्रिड प्रणाली।
इतने समय यानी आज से कम 2500 साल पुरानी यह सभ्यता है, और उस सभ्यता में ग्रिड प्रणाली की कल्पना हम नहीं कर सकते, लेकिन वहां ग्रिड प्रणाली मिली क्योंकि जो मकान थे और जो सड़कें थी वह 90 डिग्री यानी 90 डिग्री के कोण पे एक दूसरे को काटती थी। यानी सड़कें जो थी वह मकान और सड़कें ऐसी बनी थी, सड़कें जो है एक 90 डिग्री के कोण पे जो है एक दूसरे को काटती थी। यानी ऐसी व्यवस्था आज भी हमें अपने देश में दिखाई नहीं देती है, लेकिन उस समय थी। तो काय के लिए फेमस था? ये ग्रिड प्रणाली के लिए फेमस था। दूसरा आता है, नगर 2 भागों में बटा था। नगर को 2 भागों में बांटा गया था, पहला सिटाडेल और दूसरा जो था लोअर टाउन। यानी सिटाडेल मीन्स क्या होता है, अपर टाउन भी हम उसको कहते हैं, और दूसरा था लोअर टाउन यानी निम्न स्थान, निम्न धरती का वो भाग। एक तो ऊंचा ऊंचा भाग था, एक थोड़ा सा उसे नीचा था। ठीक है। अच्छा जी, एक चीज आपको बता दें, जो उच्च भाग था, जो थोड़ा सा ऊंचा भाग था, तो वहां पे सरकारी भवन वगैरह बने थे, यानी प्रशासन का काम वहां से होता था। या ये मान सकते हैं कि वहां पे शासक वर्ग वहीं पे रहता था। यानी जो शासक वर्ग था वहां का, राजा की तो कल्पना हम करते नहीं वहां पे, क्योंकि राजा के कोई साक्ष्य नहीं मिले वहां पे, लेकिन वहां पे प्रशासन चलता था। तो वो प्रशासन कैसे चलता था? यानी वो उच्च स्थान पे यानी सिटाडेल पे वो लोग रहते थे। दूसरी चीज यहाँ पे आपको बता दें, भवन निर्माण की बात करें तो वहां पे जो भवन निर्माण था वो मानक के अनुसार होता था। वहां पे जो ईंटों का यूज होता था वो मानकीकृत ईंटें थी, यानी उनका एक रेशियो था। उस रेशियो के अकॉर्डिंग वो जो थी वो ईंटें बनी हुई थी। तो आपको बता देते हैं वो क्या था, देखो 7.5 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 30, यानी जो ब्रेड्थ है, जो लेंथ है वो ब्रेड्थ की दुगनी है, और जो हाइट है वो लेंथ की दुगनी है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको इस तरह से भी बता सकते हैं, 10 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 40। अगला आपको बताने जा रहे हैं, यहां पे देखिए, नालियों की उचित व्यवस्था जल निकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। कि अगर हम कहीं पे अगर शहर बसाते हैं तो आजकल क्या होता है, पानी रुकने की बड़ी समस्या होती है। लेकिन मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता जो थी और आपके सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, उसमें पानी निकास की बहुत ही उत्तम व्यवस्था थी। ठीक है, कि पानी बिल्कुल भी नहीं रुकता था। और वो पानी निकास की व्यवस्था के लिए क्या था, नालियों की उचित व्यवस्था, नालियों की उचित व्यवस्था बनाई गई थी वहां पे। और दूसरी चीज, नालियां खुली नहीं थी। आजकल तो नालियां खुली रहती हैं, शहरों में जाओ तो नालियां खुली रहती, तो मच्छर मक्खी सब उसमें पनपते हैं। तो वहां पे नालियां खुली नहीं थी। तो नालियां खुली नहीं थी, अगर जाम लग जाए तो क्या व्यवस्था थी, तो मेन होल की व्यवस्था थी। याद रखिएगा, मेन होल की वहां पे व्यवस्था थी। घरों की नालियों को मेन नाली से जोड़ा जाता था। घरों की जो नालियां थी उसको मेन नाली, जो शहर की जो नाली थी मेन, उससे उसको जोड़ दिया जाता था। अगला है, नगर के उच्च भाग में शासक वर्ग व निम्न भाग में जनता निवास करती थी। यानी शासक वर्ग कहां निवास करता था, उच्च भाग में, और जनता निवास करती थी निम्न भाग में। ध्यान दीजिएगा, नगर दुर्ग में धार्मिक भवन, स्नानागार, धान्य कोठार, शासकीय लोगों के निवास स्थान थे। यानी नगर दुर्ग में क्या क्या थे, धार्मिक भवन वहां पे थे, स्नानागार था वहां पे, धान्य कोठार था, और शासकीय लोगों के वहां पे निवास थे। अगला देखिए, यहाँ पे मोहनजोदड़ो से ही विशाल स्नानागार मिला। और विशाल स्नानागार इतना विशाल था कि उसका अगर डायमेंशन हम आपको बताएं तो 39 मल्टीप्लाई 23 और मल्टीप्लाई 8 ये घन फुट का था। ठीक है, यानी 39 गुणा 23 गुणा 8 घन फुट का जो था इसकी डायमेंशन थी। यहां पे ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, जो सबसे बड़ी इमारत जो है मोहनजोदड़ो में मिली, वह विशाल इमारत किसकी थी, अन्नागार की थी, विशाल अन्नागार की थी। और वो विशाल अन्नागार कितना विशाल था, 150 फुट गुणा 50 फुट का था। कितना, 150 फुट मल्टीप्लाई 150 फुट मल्टीप्लाई 50 फुट का था, इतना विशाल था। अब हम यहां देखेंगे
हड़प्पा सभ्यता की या सिंधु घाटी सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था थी वह कैसे काम करती थी, अर्थव्यवस्था का क्या थी। तो अर्थव्यवस्था में सबसे पहले हम बात करते हैं कृषि प्रणाली की, यानी कृषि की। कृषि में देखिए वहां पे क्या होता था, कौन कौन सी फसलें होती थी वहां पे, ये ध्यान देने में ज्यादा ध्यान देने की बात है। गेहूं, चावल, जौ, खजूर, सरसों, तिल, कपास एवं मटर की खेती के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, चावल की खेती के प्रमाण कैसे मिलते हैं, लोथल से चावल की भूसी मिली, लोथल से चावल की भूसी प्राप्त हुई थी। तो हर जगह से किसी ना किसी चीज के प्रमाण मिले, तो इससे पता चलता है कि वहां पे किन किन फसलों की वहां पे खेती की जाती थी। दूसरी चीज आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि पालतू एवं जंगली जानवर कौन कौन से थे वहां पे। देखिए सबसे पहले भेड़ बकरियां वहां पे पाली जाती थी। ठीक है, कुबरदार पशु। अब कुबरदार पशु का हमें पता कैसे चला, क्योंकि बिना कुबर का जो सांड था वो हड़प्पा सभ्यता की मोहर में मिलता है, यानी जो मोहर थी हड़प्पा सभ्यता की उसमें जो था बिना कुबर वाला जो सांड था उसकी मोहर लगती थी। सुअर व ऊंट के साक्ष्य भी मिले हैं। अब ये ऊंट के साक्ष्य आपको कहां से मिलेंगे, ऊंट के साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं कालीबंगन से। ठीक है, ध्यान देने की बात है, कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी डीप क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि ऊंट के साक्ष्य कहां से मिलते हैं, तो आप बताएंगे ऊंट के साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त होते हैं। अगला देखिए, भारतीय बारहसिंगे का जो प्रमाण था वो अमरी से मिला। ध्यान दीजिएगा कि बारहसिंगे का प्रमाण कहां से मिला, अमरी से मिला ये। और ये जो है अमरी से भी, वो भी कैसे, इसकी भी मोहर बनी हुई थी, यानी मोहर लगाई जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट आता है यहाँ पे शिल्पकारी उत्पादन, यानी शिल्प उत्पादन और तकनीक, कौन सी तकनीक यूज की जाती थी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने आपको पहले ही बताया है मानकीकृत ईंटों का उपयोग होता था, तो ईंट निर्माण का काम था वहां पे। ठीक है, फिर आपको बताते हैं यहाँ पे बर्तन निर्माण का काम होता था, और बर्तन किससे बनाए जाते थे, बर्तन तांबे से और कांसे से मिलकर बनाए जाते थे। जबकि कांसा आपको बता दें, कांसा एक मिश्र धातु है, एक एलॉय है, यानी वो एलॉय बनाना भी जानते थे। बैलगाड़ी की आकृति मिली, और जो बैलगाड़ी की जो आकृति मिली खिलौने के रूप में मिली, और ये कहां से मिली, ये आपको याद रखना चाहिए, ये चुनौदड़ों से मिली थी। सोने के क्या बनते थे, सोने के मनके, झुमके, ताबीज, कलगी आदि क्या था, सुई का भी वहां पे निर्माण होता था, यानी सुई जैसी छोटी चीज का भी निर्माण वहां पे होता था। भारत में ही सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता में ही जो था चांदी पाई गई, यानी चांदी का जो उल्लेख होता है या चांदी का पता चलता है कि तो सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम चांदी का उत्पादन वहां पे होता था। सूती एवं ऊनी वस्त्रों का उपयोग भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे। अब अगला आता है व्यापार एवं वाणिज्य। बिना व्यापार और वाणिज्य के कुछ नहीं चल सकता है, तो व्यापार में क्या होता था, देखिए अंतर क्षेत्रीय व्यापार चलता था, यानी एक ही देश के अंदर में जो व्यापार होगा उसको अंतर क्षेत्रीय व्यापार कहते हैं, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में होता था। ठीक है, तो अंतर क्षेत्रीय व्यापार कहां कहां होता था, जैसे राजस्थान है, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, दक्षिण भारत और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार के कुछ भागों के साथ जो है अंतर क्षेत्रीय व्यापार चलता था। अंतर क्षेत्रीय व्यापार हमने आपको बता दिया। अब आया है विदेशी व्यापार। अब विदेशी व्यापार कहां से होता था, विदेशी व्यापार मेसोपोटामिया, बहरीन आदि से होता था, सुमेरिया से भी विदेशी व्यापार होता था। सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम मेलुहा भी था, यह भी आपको याद कर लेना चाहिए कि सिंधु क्षेत्र का जो प्राचीन नाम क्या था, या सिंधु सभ्यता का प्राचीन नाम क्या था, तो वहां पे एक मेलुहा शब्द का जिक्र हुआ, तो मेलुहा शब्द भी याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। मुद्रा के प्रमाण नहीं मिलते हैं, वहां पे कोई मुद्रा के प्रमाण नहीं मिले हैं, किसी प्रकार की करेंसी के वहां पे प्रमाण नहीं मिले हैं। लेकिन अगर मुद्रा नहीं चलती होगी तो व्यापार कैसे चलता होगा, तो मुद्रा नहीं होगी तो व्यापार
बार्टर सिस्टम से यानी वस्तु विनिमय के द्वारा चलता होगा। मित्रों, इसी इतिहास के सिंधु घाटी सभ्यता के लिए हम जो है आपके लिए इसका सेकंड पार्ट भी बनाएंगे, तो जरूर देखिए। धन्यवाद।